अभी बच्चों में भी आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसका रीज़न क्या है सबसे ज़्यादा है हमारा स्क्रीन टाइम। हमारे समय के लिए एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे मोबाइल कहते हैं। आँखें हमारी बनी हुई हैं वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए बनी हुई हैं, और हम अगर पास की कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी आँखें एडजस्ट करती हैं और उससे फोकस करती हैं। आंखों के लिए कोई एक्सरसाइज भी होती है क्या, जैसे कि आपने 2020 का बताया था? 2020 इज़ समथिंग कि अगर हमें किसी स्क्रीन पर काम करना ही पड़ रहा है या कोई हम स्क्रीन वाला काम कर रहे हैं तो हम उतनी जो 20 मिनट का जो समय है उसको हम 20 मिनट बाद उस स्क्रीन से या उस फोकस्ड एरिया से थोड़ा सा दूर हट के कुछ 20 सेकंड के लिए अगर हम दूर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि बाहर की तरफ देखें या जितना दूर आप देख सकते हैं, तो इससे आंखें रिलैक्स हो जाती हैं। आंखों के लिए कौन कौन सी अभी बीमारियां बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही हैं? पर्दा होता है, उस पर जो माइक्रो वेसल्स होती हैं उन पे काफ़ी असर आता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी आजकल एक कॉमन हो गई है, जिससे स्वेलिंग आना पर्दे पर या पर्दे पर खून का रिसाव होना, तो वो बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर भी उसमें से एक है, जिसके कारण से आंखों की छोटी वेसल्स जो पर्दे पर होती हैं या अंदर की तरफ होती हैं उन पर कई बार खून का रिसना हो जाता है। नमस्कार, समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी। आपकी आंखें आपके लिए कितना ज़रूरी है ये आप भी समझ सकते हैं। अब समय जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे बच्चों में भी आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, बुजुर्गों में भी आंखों की प्रॉब्लम हो रही है। धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी जा रही है, लेकिन इसके पीछे का मेन कारण क्या है? क्यों बच्चों की आंखों की रोशनी जा रही है? क्या प्रॉब्लम हो रही है? आज हम एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर जो लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, पैसे पे नहीं कर पाते हैं, उनका फ्री में भी इलाज किया जाता है और उनको नई उम्मीद दी जाती है। तो आज मैं मौजूद हूँ संकरा आई हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट डॉक्टर ऋतुराज शर्मा जी से और जानेंगे कि ये आंखों के पीछे जो रोशनी जा रही है लगातार लोगों की, बच्चों की, बुजुर्गों की, इसके पीछे का क्या कारण है और तकनीकी में क्या क्या बदलाव आया है, आंखों में क्या क्या प्रॉब्लम होती है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो चलिए उनसे ही जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ज्योति जी। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि अभी बच्चों में भी आंखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इसका रीज़न क्या है सबसे ज़्यादा? जैसा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि अगर आज हम बच्चों की तरफ देखते हैं तो यही आने वाला भविष्य भी है जी। तो हम समझते हैं कि यदि हम किसी चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं तो इट विल बी इफ़ेक्टिव इन लॉन्गर टाइम। बच्चों में चश्मा लगना आजकल आम बात है, पहले ये इतना नहीं होता था, तो इसके कुछ ख़ास कारण हैं या कॉमन रीज़न्स जो हो सकते हैं। उसमें आज की तारीख में सबसे ज़्यादा है हमारा स्क्रीन टाइम, जो आज हमारे एज का एक या हमारे समय के लिए एक नया एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे मोबाइल कहते हैं, और इसके पहले कंप्यूटर्स एंड टीवी जो कि एक लाइट ओरिएंटेड डिवाइसेस हैं। जैसा कि हम एक बात कर रहे थे कि जो आँखें हमारी बनी हुई हैं वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए बनी हुई हैं, और हम अगर पास की कोई चीज़ देखते हैं तो हमारी आंखें एडजस्ट करती हैं और उससे फोकस करती हैं। परंतु आज की तारीख में आप देखें कि पहले टीवी का साइज़ बड़ा हुआ करता था, फिर टीवी का साइज़ छोटा होता गया, फिर कंप्यूटर आए। कंप्यूटर पे भी जो हमारा काम करने का तरीका है यूथ का या बच्चों का, आज की तारीख में कोविड के बाद तो बच्चों को भी लैपटॉप और उन पे गए हैं और उनकी स्क्रीन छोटी होती जा रही हैं, और अब हम मोबाइल पे ही क्लासेस अटेंड करने को बोलते हैं, या मोबाइल पर आज की तारीख में गेम्स और इस तरीके की बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे बच्चों के हाथ में ही टेलीविज़न रहता है या एक स्क्रीन रहता है, और जितना स्क्रीन साइज़ छोटा होता जाता है आंखों को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ता है, स्ट्रेन करना पड़ता है, जिसके कारण से भी शायद ये जो आंखों की बीमारियां हैं या आंखों पे चश्मा लगाने की जो तकलीफ़ है वो बढ़ रही है। दूसरा, खान पान, जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल के बच्चे फ़ास्ट फूड और जंक फूड पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। जो भी खाना है वो उन्हें काफ़ी रोचक लगता है, और आज का जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है या जिसमें हम वेजिटेबल्स को इंक्लूड करते थे, दाल को इंक्लूड करते थे, तो वो सारी चीज़ें जो हैं धीरे धीरे जा रही हैं जो कि एक हेल्दी फूड होते थे। तो हम सब जानते ज़रूर हैं, लेकिन हम आज की तारीख में शायद इन चीज़ों को उतना ध्यान नहीं देते हैं, और चूँकि आँखों के लिए चश्मा आजकल एक कॉमन चीज़ हो गई है तो लोगों को लगता भी नहीं है कि ये कोई बीमारी है, ऐसे हम रोक सकते थे। तो हमें उस पर काम करना बहुत
आवश्यक है। और जैसे भी है हमें हेल्दी टिप्स देनी चाहिए बच्चों को, ताकि वो बचपन से ही अपनी आँखों का देख-रेख कर सकें। उसमें फूड डाइटरी हैबिट्स हो सकती हैं जो आप डॉक्टर से भी पूछकर या डाइटिशियन से पूछकर उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारे बच्चों को आज एक ओपन एरिया में खेलने के लिए हम अवॉइड कर देते हैं और उन्हें नहीं जाने देते हैं, तो बेटर टू यूज़ द ग्राउंड्स जो जहाँ पर बच्चे खेलते थे, या ओपन डोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जो अगर हमें स्क्रीन पे काम करना ही पड़ रहा है तो उसे हम थोड़ा-सा समय ब्रेक लेकर, और एक 20-20-20 का रूल होता है, उसे फॉलो करके भी हम थोड़ा-सा अपनी आँखों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आँखों के लिए कोई एक्सरसाइज भी होती है क्या? जैसा कि आपने 20-20 का बताया था, जी, तो जी। इसके बारे में बताइए। तो एक्चुअली 20-20-20 इज़ समथिंग कि अगर हमें किसी स्क्रीन पर काम करना ही पड़ रहा है या कोई हम स्ट्रेन वाला काम कर रहे हैं, तो हम उतनी जो 20 मिनट का जो समय है, उसको हम 20 मिनट बाद उस स्क्रीन से या उस फ़ोकस्ड एरिया से थोड़ा-सा दूर हट के कुछ 20 सेकंड के लिए अगर हम दूर की तरफ शिफ्ट करते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि बाहर की तरफ देखें या जितना दूर आप देख सकते हैं, तो इससे आँखें रिलैक्स हो जाती हैं और हमारी आँखों को जो स्ट्रेन पड़ रहा था उन्हें भी एक थोड़ा-सा आराम मिल जाता है। तो इस तरीके से इस रूल का उपयोग करके भी हम अपनी आँखों को थोड़ा-सा राहत दे सकते हैं या प्रोटेक्शन दे सकते हैं। आँखों के लिए कौन-कौन सी अभी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही हैं? आई डिजीज़ेज़ पहले भी हुआ करती थी, जैसे कि एक कॉमन बीमारियां होती हैं, परंतु अब हम देखते हैं कि डायबिटीज़ बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो इन सब के कारण से आँखों में भी कुछ समस्याएं हैं जो अदर देन कैटरेक्ट बोलें, क्योंकि कैटरेक्ट इज़ एज रिलेटेड होता है, जो पहले भी हुआ करता था और एक बहुत ही कॉमन और सामान्य बीमारी है जिसको हम अक्सर तौर पे देखते हैं। और अब जो है रेटिना, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी है, डायबिटीज़, चूँकि अब हम इंडिया जो है कैपिटल बनता जा रहा है डायबिटीज़ का, और उसके कारण से आँखों के जो पर्दा होता है उस पे जो माइक्रो वेसल्स होती हैं उन पे काफ़ी असर आता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी आजकल एक कॉमन हो गई है, जिससे स्वेलिंग आना पर्दे पर, या पर्दे पर खून का रिसाव होना, तो वो बीमारियां हैं। ब्लड प्रेशर भी उसमें से एक है, जिसके कारण से आँखों की छोटी वेसल्स जो पर्दे पर होती हैं, अंदर की तरफ होती हैं, उन पर कई बार खून का रिसना हो जाता है या किसी तरीके से उनके पर्दे की तकलीफ हो सकती है। तो कुछ कॉमन बीमारियां हैं जो अभी हम देखते हैं कि ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि इस हॉस्पिटल में ग्रामीण एरिया में कैंप भी चलाए जाते हैं और उन लोगों का इलाज होता है जो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते, आप उनका फ्री में इलाज करते हैं। जी, तो इसकी जी। शुरुआत कैसे हुई थी? मैं इसके बारे में थोड़ा-सा बताना चाहूँगा कि हमारा हॉस्पिटल जो है ये अक्रॉस इंडिया में हमारी संस्था काम कर रही है, और अभी हमारे 10 स्टेट में 14 हॉस्पिटल्स वर्क कर रहे हैं। हमारी जो संस्था है वो केवल आँखों के क्षेत्र में ही कार्य करती है, तो सुपर स्पेशलिटी आई हॉस्पिटल्स हैं हमारे। सारे सेंटर्स जो हैं वो काफ़ी वेल डेवलप्ड, वेल इक्विप्ड और वेल स्किल्ड डॉक्टर्स के साथ या टीम के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे जो फाउंडर सर हैं डॉक्टर आर.वी. रामानी, हु इज़ पद्मश्री अवार्डी ऑल्सो फॉर दिस नोबल कॉज, और उनकी वाइफ को फाउंडर डॉक्टर राधा रमनी, दोनों ने 1977 में एक तरीके से इस संस्था की स्थापना की थी, और उन्होंने काची मठ के शंकराचार्य श्री जगत गुरु चंद्रशेखर सरस्वती जी के आशीर्वाद से स्टार्ट किया था। और आज जो आप एक रूप देख रहे हैं, ये हमारी 11th एस्टेब्लिशमेंट थी अक्रॉस इंडिया में, इंदौर के रूप में, जो कि 30 जनवरी 2020 को ओपन हुआ था। फॉर सम ड्यूरेशन कोविड जो आउटब्रेक हुआ था, उस कारण से सारे जितने भी वॉलंटरी या जो एक ऐसी इलेक्टिव सर्जरी वाली जो फेज़ थी सुपर स्पेशलिटी में, उनको थोड़ा सा काम करने में दिक्कत आई, बिकॉज कम्युनिटी गैदरिंग होती है, जो एक मास को हम जब लोग कैंप के ज़रिए, जैसा आपने बोला, तो हमारा जो मॉडल है वो 80-20 का मॉडल है। और अगर हम कहें तो हम रिचेस्ट टू रिचेस्ट, जो अमीर से अमीर आदमी हैं और पुअरेस्ट टू पुअर, जो गरीब से गरीब आदमी हैं, उन दोनों के लिए ही हमारी संस्था काम कर रही है। और जो आपने बात की कि हम कैसे चैरिटी वर्क करते हैं, तो इसके लिए हमारा एक आउटरीच डिपार्टमेंट है जो इस पे काम करता है। हमारे पास हमारा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होता है, जिनके ज़रिए हम सरकार के साथ में मिलकर काम करते हैं, जो एक डिस्ट्रिक्ट ब्लाइंडनेस कंट्रोल सोसाइटी है, जो कि एक नेशन वाइड एक ब्लाइंडनेस इरेडिकेशन जो एक नेशनल प्रोग्राम है, उसके लिए काम करते हैं हम लोग।
तो सारे डिस्ट्रिक्ट में ये संस्थाएं काम कर रही हैं और उनके साथ मिलकर हम एक कैंप शेड्यूल वगैरह बनाते हैं। और ऐसा अभी हम 12 डिस्ट्रिक्ट्स में, जो भी सराउंडेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंदौर की, और इंदौर में हम ये काम कर रहे हैं अंधत्व निवारण के लिए, जिसमें कि मोतियाबिंद चूँकि एक ऐसी बीमारी है जो बहुत कॉमन है, जैसा हमारी बात हुई, और इसके लिए एक सेट प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से पेशेंट्स को ला सकते हैं, उनकी सर्जरी कर सकते हैं और उन्हें घर वापस हम छोड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कैंप शेड्यूल बनाते हैं। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी दूरस्थ क्षेत्र हैं, उन पर हमारी टीम जाके पहले डोर टू डोर सर्वे करती है। घर घर जाकर हमें पता लगाते हैं कि यदि कोई ऐसी बीमारी जिसे हम दूर कर सकते हैं, ख़ासतौर से मोतियाबिंद है, तो उनके पेशेंट्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। फिर एक कैंप प्लेसेस पे उनको बुलाया जाता है और एक पब्लिसिटी के द्वारा भी हम जागरूकता फैलाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को मोतियाबिंद है जो कि इलाज में सक्षम नहीं है, उन लोगों को हम कैंप साइट पे बुलाते हैं। वहाँ पे हम एक प्राइमरी स्क्रीनिंग करके हमारी टीम के द्वारा और ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच करके जो फिट होते हैं, जो विलिंग होते हैं, उनको हम अपने वाहन के माध्यम से हॉस्पिटल लेकर आते हैं। यहाँ पर अगेन फिर एक प्रोसेस होती है जिसमें डॉक्टर्स की फ़िटनेस और मरीजों की फिर से एक बार जांच की जाती है, और यदि वो स्वस्थ पाए जाते हैं कि उनकी सर्जरी की जा सकती है तो उनकी सर्जरी हम निःशुल्क करते हैं। जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, और आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को एक नई उम्मीद दे रहे हैं देखने के लिए। तो जब आप लोगों ने ये स्टार्ट किया था तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो यदि मैं चुनौतियों की बात करूं तो शुरुआती दौर में तो काफ़ी चुनौतियां थी। एक तरीके से अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पर लोकल लैंग्वेज का चैलेंज होता है। दूसरा है कि चूँकि हमारा हॉस्पिटल उनके क्षेत्र से दूर हो सकता है, तो एक भरोसे के लिए भी कि किस तरीके से वहाँ जाएंगे, वहाँ पर किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी। तो ये वाली चुनौतियाँ होती हैं कि उन्हें उनकी बीमारी का बताना और उसके लिए सर्जरी के लिए उन्हें बताकर और उन्हें ट्रीटमेंट अवेलेबल कराना समय पर, तो वो चुनौती हो सकती है। लाना ले जाना और उनके लिए यहाँ पर किस प्रकार से हम पूरी व्यवस्था करें ताकि उन्हें अपने घर जैसा ही फील हो, तो सारा स्टाफ अरेंजमेंट करना, उनके लिए रुकने की व्यवस्था करना। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारे संस्था को या हमारे जैसे कार्य करने वाली संस्थाओं को सभी को आते हैं। जी, प्रॉब्लम्स तो आते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लोगों के मन में एक थॉट आता है कि अगर फ्री में इलाज हो रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है या फिर सही से नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोगों के मन में भ्रम होता है, तो उसको आप कैसे दूर करते हैं? और क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? जी, तो ये जो अगर हम आज की बात करें तो ये समय तो बहुत लोग अवेयर है कि इस तरीके से जो मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन, क्योंकि उनके आसपास के बहुत सारे लोग या उनके परिवार में बहुत सारे लोगों के ऑपरेशन हो चुके होते हैं, तो उन्हें इस चीज़ को लेकर अभी कोई डाउट नहीं है। और ये वो व्यक्ति सोच सकता है जिसके पास सक्षम है, पैसा है, तो उनके लिए तो वैसे भी निःशुल्क व्यवस्था उनके लिए नहीं की जाती है। ये व्यवस्था उनके लिए है जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, जिनके लिए ट्रैवल के पैसे नहीं हैं, जिनके लिए अगर हम देखें तो एक ट्रीटमेंट करवा पाना ही मतलब उनकी एबिलिटी से बाहर की बात है या कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को चूँकि हम पहले ही अवेयरनेस देते हैं कि ये आज की तारीख में बहुत सारे प्रोग्राम भी रूरल एरियाज़ में चलते हैं जहाँ पे अवेयरनेस है। आशा दीदी वगैरह जो काम करती हैं उनकी भी हम सहायता लेते हैं, क्योंकि वो भी जितनी भी जन कल्याणकारी सुविधाएं हैं या शासन की बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी चलती हैं जिसमें कि निःशुल्क इलाज मिलता है, तो निःशुल्क इलाज के माध्यम से तो किसी के मन में डाउट नहीं है। बट ये ज़रूर रहता है कि यदि हम जाएंगे तो क्या ऑपरेशन सफल होगा, मैं आगे किसी प्रकार से कोई और चुनौती तो नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे लोगों का भय चला गया है, क्योंकि आज की तारीख में आप देखते हैं कि गांव के गांव से हम जब लेकर आते हैं अपने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, तो उनके आसपास के उनके रिश्तेदार, उनके गांव के पड़ोसी, तो वो लोग सभी लोग रहते हैं, उनके साथ अटेंडेंट भी आते हैं जिन्हें ये जानकारी होती है कि ये ऑपरेशन एक दिन में हो जाएगा और दूसरे दिन वो अपने घर वापस आ जाएंगे। और इसके पहले भी कई ऑपरेशन हो चुके हैं, तो उन्हें इसका भी कोई अब भय नहीं रहा है। अभी तकनीकी में क्या क्या बदलाव आए हैं, क्योंकि पहले और अब में हम अगर देखें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, तकनीकी में बहुत सारी चेंज हुई है, तो क्या क्या यहाँ पर अवेलेबल है और क्या बदलाव आया है आंखों के ऑपरेशन के लिए? जी, तो जैसे पहले सबसे जो ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी वो हुआ करती थी स्टरलाइजेशन की, क्योंकि आंखें बहुत एक तरीके से हम आंखें बहुत सेंसिटिव कह सकते हैं अंग में, और कोई भी सर्जरी जो है वो स्टरलाइजेशन या कहना चाहिए कि संक्रमण रहित
स्थान पर ही होना चाहिए। तो आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा बदलाव हमारी टेक्नोलॉजी में ओटीज़ में आया है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो भी ओटीज़ हैं वो सारी की सारी एसएस मॉड्यूलर ओटीज़ हैं, जहाँ पर इन्फेक्शन का एक तरीके से नहीं होने का ही हमने सारी व्यवस्था की हुई है। दूसरा होता है जितनी भी मशीन्स हैं, जितनी भी नई टेक्नोलॉजी हैं, माइक्रो इंसिजन्स हैं, उनके माध्यम से आजकल आँखों की सर्जरी की जाती है, तो पता ही नहीं चलता है पेशेंट को, और जो ट्रीटमेंट है वो बहुत क्विक हो गया है कि पेशेंट आते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं और सेम डे डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो लोगों का जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी से है वो उनका हॉस्पिटल स्टे बहुत कम हो गया है। जो पहले 7-7 दिन हॉस्पिटल में लोगों को रहना पड़ता था और अपना देख रेख करनी पड़ती थी, वो सब अब कम होता जा रहा है। तो लेंथ ऑफ स्टे आजकल कम हो गया है। नई तकनीक में अगर हम देखें तो पहले लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम नई बीमारियों को ना पहचान पाएँ। जैसे आज की तारीख में अगर हम आँखों में देखें तो केवल कैटरेक्ट ही नहीं, ग्लोकोमा भी एक बीमारी है जो साइलेंट किलर कहा जाता है, जिसमें आँखों की रोशनी जाती है और परमानेंटली चली जाती है और लोगों को पता ही नहीं चलता है। रेटिना की जो मैंने अभी बात की थी, तो डायबिटीज़ के कारण से बहुत सारे लोगों को रेटिना की भी बीमारियां होती हैं, जिसका इलाज उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा ही किया जाना संभव है। और उनके भी अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, इंजेक्शंस लगते हैं, लेज़र होते हैं या सर्जरी होती है। ग्लोकोमा में भी अलग अलग स्टेप में जो है ट्रीटमेंट होता है कि मेडिकेशन है, रेगुलर मेडिकेशन है या वन टाइम सर्जरी है, इस तरीके से। कॉर्निया ट्रांसप्लांट, जैसे कि हम देखते हैं कि जो टिश्यू है कॉर्निया, वो आँखों में ट्रांसप्लांट के ज़रिए बदला जा सकता है। तो जिससे पहले एक ओपेसिटी या एक सफ़ेद मार्क जिनको आप देखते थे कि उनका विज़न चला गया है बट कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, तो उसका भी ट्रीटमेंट आज की तारीख में हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। और एडवांस टेक्नोलॉजी डीमैक वगैरह के ज़रिए जहाँ पे लेयर टू लेयर हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो टेक्नोलॉजी और वो स्किल्ड डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो बच्चों के डॉक्टर भी हमारे यहाँ अलग हैं, जिन्हें पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। और स्क्विंट सर्जरी, जो आँखों का तिरछापन एक सामाजिक स्टिग्मा भी हो सकता है लोगों के लिए कि बाहर जाने में, देखने में उनको दिक्कत आती है, तो ऐसी बीमारियों का भी इलाज यहाँ पर क्विक एंड ईजिली अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, आंखों की रोशनी तो जाती है पेशेंट की, साथ ही उनकी जेब भी खाली हो जाती है क्योंकि इलाज इतने ज़्यादा महंगे होते हैं। तो यहाँ पर कैसा सिस्टम है? बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल मेडिकल ट्रीटमेंट काफ़ी जो है महंगा होता जा रहा है। उसका रीज़न भी है कि आज की तारीख में जांचों का स्तर बढ़ता जा रहा है, महंगी महंगी जांचें भी करनी पड़ती हैं ताकि हम एक्यूरेट डायग्नोसिस तक पहुंच सकें। स्किल्ड डॉक्टर्स होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, इक्विपमेंट आते हैं, ओटी स्टरलाइजेशन वगैरह जो मैंने आपको बताया, वो सारी प्रोसेस भी काफ़ी हाईटेक हो गई हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर क्या है कि अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर ट्रीटमेंट की अगर आप कॉस्टिंग देखेंगे या जो कॉस्ट होती है वो इतनी कम है कि लोगों को वो जो फ़ील होता है कि जेब खाली हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साथ ही साथ हमारे पास आयुष्मान योजना, जो कि गवर्नमेंट की योजना है, जिसमें अगर कोई एलिजिबल व्यक्ति आता है जो आर्थिक रूप से सक्षम कमज़ोर वर्ग के लिए बनाई गई है, तो उसमें भी हम अगर देखें तो हमारे पास आयुष्मान योजना है। केंद्रीय जो कर्मचारी होते हैं CGHS, उसकी भी सुविधा है कैशलेस की। और हमारे पास एक्स आर्मी पर्सन जो होते हैं ECHS की सुविधा है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो जितने भी गवर्नमेंट PSUs हैं उनके लिए भी कैशलेस की फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। और जितनी भी प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो जिनके बेनिफिशरीज़ अगर हमारे पास आते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास कैशलेस की फैसिलिटी अवेलेबल है। कई बार ऐसे बच्चे भी देखने को मिलते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं, तो इसके पीछे का क्या कारण है? जिन्हें आप जन्म से अंधता की बात कर रहे हैं तो दीज आर कंसिडर्ड एज ए कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़, और जो कि शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है और आँख में भी हो सकती है, जिसके कारण से अंधता आती है। और इसका मेन रीज़न होता है माल फॉर्मेशन या अंगों का पूर्ण रूप से विकसित ना हो पाना, जिसके कारण से आँखों की जो संरचना है वो नहीं बन पाए, या आँखों से जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाने की नस है वो ना बन पाए, या आँख का कोई और अन्य स्ट्रक्चर जो है वो जन्म से ही अगर ना बना हो तो उसमें ये परेशानी आती है। जी, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसा ज्योति जी ने बताया कि ये प्रोग्राम जो है एक जन अवेयरनेस या जन जागरूकता का कार्यक्रम है। और
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ कि अपनी आँखों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। जैसे ही आपको लगता है कि आँखों से संबंधित कोई भी समस्या आपको लग रही है, तो आप तुरंत ही निकट के किसी भी नेत्र चिकित्सक की सहायता अवश्य लें। और यदि किसी भी प्रकार से स्पेशलिटी सर्जरी, स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, तो तुरंत आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं या किसी विशेषज्ञ से संपर्क करें, परंतु अपनी आँखों की सेहत को लेकर जागरूक रहें। और जैसे ही आपको यदि कोई भी आवश्यकता पड़ती है किसी नेत्र चिकित्सक की, तो तुरंत आप संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो अभी हमने सर से बात किया और जाना कि आँखों की जो प्रॉब्लम है वो कितनी बहुत ज़्यादा अहम होती है आपके लिए कि आपकी आँखें ठीक रहें। आपकी आँखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती हैं, सपने जीने के लिए भी होती हैं। तो अपनी आँखों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।